बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के मोहतरम सदर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब ने और उसके कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर परवेज़ आलम साहब ने और बहुत से और ज़िम्मेदारों और कार्यकर्ताओं ने मुझसे पिछले कई दिनों से ये फरमाइश की हुई है, बार बार मुझसे इसका तकाज़ा करते रहे हैं कि मैं इस फ़लस्तीन के मुद्दे पर कुछ सच्चाइयों और हकीकतों की वजाहत करूं, और वो भी इस तौर पर भी कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनें हैं, लाखों की तादाद में, जो बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और दूसरे ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा भी जो भारत के और बाशिंदे हैं जो इंसाफ और अमन को पसंद करते हैं, जुल्म को नापसंद करते हैं और इस मसले की सच्चाई को गहराई और तफसील के साथ समझना चाहते हैं, उनको मैं पूरी सच्चाई से, वास्तविकता से अवगत कराने की, वाकिफ़ कराने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तारीख़ को आपके सामने रखूं, और हो सकता है कि मुझे एक से ज़्यादा सीटिंग्स में आपके खिदमत में आना पड़े, लेकिन ये मसला इतना अहम और इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की जो सलाहियत हमारे तमाम मज़लूम तबक़ात के लोगों में है, वो चाहे SC ST से ताल्लुक़ रखते हों, OBC से ताल्लुक़ रखते हों, सिख भाई हों, बौद्धिस्ट हों, क्रिश्चियंस हों, लिंगायत हों या दूसरे अल्पसंख्यक समाजों के लोग हों, और वो तमाम लोग जिनका शोषण हुआ है, जिन्होंने कुछ अहंकारी ताकतों के हाथों जुल्म और अत्याचार सहा है और सह रहे हैं, जो आज़ादी के लिए संघर्ष को पसंद करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों तक खुदा करे कि मेरी ये बातें पहुंच जाएं और उनके दिलो दिमाग में रच बस जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, नौजवानों, ऊँट की और एक बद्दू की, अरब बद्दू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बस यही समझ लीजिए कि फ़लस्तीन की कहानी बस इसी तरह की है। आप ख़ेमे की जगह पर फ़लस्तीन का नाम ले लीजिए, और ऊँट की जगह पर वो जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं, मैं उनको यहूदी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहूदियों की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद इसराइल की और ज़ियोनिस्ट लोगों की इन ज़ालिमाना हरकतों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जैसे हमारे देश के भी जो बहुजन समाज है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इंसाफ को पसंद करता है, जुल्म को नापसंद करता है। उसी तरह हर यहूदी ज़ियोनिस्ट नहीं है। तो मैं कभी भी अपनी बातचीत में, जहाँ तक हो सकेगा, मैं यहूदी शब्द इस्तेमाल करने से गुरेज करूँगा। मैं हर जगह उनको सहयूनी या ज़ियोनिस्ट कहूँगा। आप लोग ख़ास तौर पर, मैं शुरू ही में एक बात कह दूँ कि इस मसले को बड़ी आसानी के साथ दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए समझ सकते हैं कि ये भी मूल निवासियों और विदेशी आक्रमण के दरमियान एक मुकाबले का किस्सा है। फ़लस्तीन में रहने वाले जो अरब हैं,
वो मूल निवासी हैं, और जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं ये विदेशों से आए हैं, आक्रमणकारी हैं, और ये मूल निवासियों को पूरी तरह ग़ुलाम बनाकर रखना या खदेड़ देना चाहते हैं और पूरे देश पर अकेले अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। और ये फ़लस्तीन के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये दरअसल एक मूल निवासियों की लड़ाई है, जिसमें हर देश के मज़लूमों और मूल निवासियों को आक्रमणकारियों और विदेशियों के मुकाबले में उनका साथ देना चाहिए। जो कुछ ये ज़ियोनिस्ट लोग पिछले 70-80 साल से या उससे भी ज़्यादा से इन फ़लस्तीनियों के साथ करते चले आ रहे हैं, उसका सबसे लेटेस्ट जो डेमोंस्ट्रेशन हुआ है वो ताज़ा हमला है। ये दो गुटों के दरमियान की लड़ाई नहीं है, ये एक एरोगेंट अहंकारी विदेश से आए हुए आक्रमणकारियों का हमला है मूल निवासियों पर। निहत्ते कमज़ोर मगर बहादुर। इस 11 दिन के अंदर अंदर जो कुछ जुल्म हुआ है वहाँ, आप शायद उससे पूरी तरह वाकिफ़ होंगे। 2000 के करीब लोग बुरी तरह ज़ख्मी हैं, कई 100 लोग अपनी जान दे चुके, शहीद हो गए, हज़ारों हज़ार बेकसूर लोग बेघर हो गए, बच्चे यतीम हो गए, और शहीद होने वालों में भी बड़ी तादाद मासूम बच्चों और बच्चियों की है। हज़ारों या सैकड़ों सुहागनों का सुहाग उजड़ गया। ये है उस ऊँट का कारनामा जो पहली बार इस शताब्दी के शुरू में, इसका मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर नमूदार होना शुरू हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसको बयान करने के लिए तो हफ्तों चाहिए। ऐसी धोखेबाजी, ऐसी मक्कारी, ऐसे षड्यंत्र, ऐसी साजिशें, ऐसे फ़रेब, ऐसा जुल्म और जारहियत, ऐसा वायलेंस जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में ढूंढना शायद बहुत आसान न हो। मैं चाहता हूँ और आपका मैं हक़ समझता हूँ, इसलिए कि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ इस मुल्क में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मज़लूम लोगों की है, जो चाह रही है कि हर कच्चे पक्के घर में उसका संदेश पहुँचे और तमाम मज़लूम इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर इस मुल्क में भी इंसाफ के कायम करने की कोशिश करें। और आप जानते हैं कि अमन इंसाफ के बग़ैर कायम नहीं हो सकता। इसलिए आपका हक़ है कि मैं ज़्यादा तफसील के साथ इस बात को आपको समझाऊं। अटलांटिक ओशन से लेकर अरेबियन सी तक अरब दुनिया फैली हुई है और फ़लस्तीन हमेशा से इस अरब दुनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। और मैं चूँकि ख़ुद अरब मुल्कों में रहा हूँ और बहुत बड़ी तादाद में पूरी अरब मुल्कों के लोगों से मेरी जान पहचान रही है, देखा है मैंने वहाँ लोगों को, तो मैं अपने डायरेक्ट तजर्बे की बुनियाद पर भी कह सकता हूँ कि फ़लस्तीन के लोग दुनिया में, अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा बहादुर और हौसलामंद लोग नज़र आते हैं।
फ़लस्तीन पर शुरू से कनानी आबाद रहे। कनानी एक अरब कौम है, अरबों की एक बहुत फोरफादर थे कनान, उनकी औलादों का नाम है। ये अरब से आए थे, यमन से आए थे और आकर यहाँ फ़लस्तीन में बसे थे। और एक तरह से अगर आप ये कहें कि जोग्राफिकली फ़लस्तीन को पश्चिम एशिया के एक चौराहे की हैसियत हासिल थी। बिल्कुल जिस तरह हमारे देश में बहुत जगह जगह से लोग आए, आक्रमण किया, यहाँ आकर बसे, और उसी तरह फ़लस्तीन पर भी बहुत सी कौमें आती रहीं। फैसानी आए, हेब्रिव लोग आए, इब्रानी लोग आए, यूनानी लोग आए, ग्रीक्स आए, रोमन आए, पर्शियन आए, बहुत सी कौमें यहाँ पर आईं। और उनके आने के क्या क्या उस वक्त रीज़न्स रहे थे, उनकी तफसीलात में जाने का तो इस वक्त नहीं है। लेकिन ये सब कौमें वहाँ आईं ज़रूर, लेकिन किसी कौम ने वहाँ के अरब कैरेक्टर को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, और वहाँ मेजॉरिटी मूल निवासी अरबों ही की रही। 95% आबादी भी अरबों ही की रही। बिज़नेस हो, लेन देन हो, समाजी रिलेशंस हों, हर लिहाज से, मज़हब और धर्म के लिहाज से भी फ़लस्तीन अरब दुनिया से जुड़ा रहा। इसीलिए हमारे ज़माने के बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन गुज़रे हैं, प्रोफेसर आर्नल्ड टॉइनबी। उन्होंने अपनी एक मशहूर किताब है उनकी, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का उन्होंने मुताला किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने उन हमवतन अंग्रेज़ों की समझ पर हंसी आती है जो फ़लस्तीन पर यहूदियों का हक तस्लीम करते हैं, अधिकार मानते हैं। 1800 साल के बाद यहूदी अब ये कहने लगे हैं कि ये सरज़मीन उनकी थी, क्योंकि उनके बुज़ुर्गों ने वहाँ कभी 70 साल तक हुकूमत की थी। ये भी एक बात आप मैं बीच में कह दूँ, भूल न जाऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि धर्म का ताल्लुक किसी विशेष ज़ात से नहीं होता। धर्म तो कैरेक्टर का नाम है। खुदा हमेशा जब वो इंसानों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदेश दिया करता है, आदर्श ज़िंदगी गुजारने की, तो उसमें वो लोगों को इस पर उभारता है कि लोगों, अगर तुम इन आदर्शों पर चलोगे तो तुम दुनिया में सबसे अच्छी कौम बनकर रहोगे, तुम दुनिया में इज़्ज़त के साथ रहोगे, और दुनिया से जाने के बाद, उस मरने के बाद वाली दुनिया में भी तुमको इज़्ज़त और सुकून और जन्नत मिलेगी। लेकिन बार बार ऐसा हुआ है कि उस थोड़े दिन के बाद उस धर्म की तरफ अपनी निस्बत करने वाले लोगों ने ये महसूस कर लिया कि ये हमारा नस्ली हक़ है। चाहे हमारा कुछ भी कैरेक्टर हो जाए, चाहे हमारा ईमान भी कमज़ोर हो जाए, ख़राब हो जाए, हमारी आस्था बिगड़ जाए और हमारा जो कैरेक्टर है वो बिगड़ जाए, मगर चूँकि हम फ़लाँ नस्ल के हैं, फ़लाँ ज़ात के हैं, तो इसलिए हम तो मोक्ष पाएंगे, हम तो निजात पाएंगे, हम तो ये है। बिल्कुल जिस तरह ब्राह्मण सोच है, ये सोच दुनिया में बार बार कुछ लोगों में फैली है। वही उसी का शिकार ये लोग भी हुए जो अपने को यहूदी कहा करते हैं। 70 साल का एक छोटा सा अरसा मिलता है जिसमें उन लोगों का फ़लस्तीन पर राज हुआ। उसके बाद उनके अंदर बिगाड़ आया तो खुदा ने उस जगह उस राज को उनके हाथ से छीन लिया, दूसरी कौमों को वहाँ पर भेज दिया। अगर यही फ़लसफ़ा मान लिया जाए तो अमेरिका पर तो मौजूदा अमेरिकनों का कोई हक़ नहीं है, ना
बरतानिया, इंग्लैंड इस बात का इनकार कर सकता है कि उस पर अब भी रोमनों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले रोमन वहाँ हुक्मरान थे। ये जो दावा है ज़ियोनिस्ट लोगों का, ये बिल्कुल गलत है। अगर दुनिया में इतने पुराने नस्ली लोगों के अधिकारों को मान लिया जाए तो ये तो फिर पूरी दुनिया में अनार्की फैल जाएगी। खुद हमारा देश भी उसी का शिकार है। ये जो मौजूदा फ़लस्तीन का मसला है, ये शुरू हुआ है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू से। उस वक्त यूरोप के कुछ ज्यूज़ ने ऑस्ट्रिया के एक ज़ियोनिस्ट जर्नलिस्ट थियोडोर हेर्ज़ल जिसका नाम था, उसकी रहनुमाई में एक फ़ैसला किया कि इस फ़लस्तीन में कुछ यूरोपियन यहूदी जाकर आबाद हों। मैं ख़ास तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि यूरोपियन यहूदी। ये फ़ैसला इसलिए नहीं किया गया था कि फ़लस्तीन की सरज़मीन से ज्यूज़ को कुछ ऐसा मजहबी रिश्ता और धार्मिक लगाव रहा, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे देश में बौद्धों के धार्मिक स्थान हैं, सारनाथ है, गया है, तो दुनिया भर के बौद्धों को वहाँ से अक़ीदत है। अब क्या दुनिया भर के बौद्धों को अक़ीदत की वजह से ये कहा जाए कि ये जो हमारे देश के इलाके हैं, इनके अंदर भारत की निकाल कर बौद्धों की अलग हुकूमत कायम होनी चाहिए? ये कौन पढ़ा लिखा आदमी ये बात कहेगा? अब फ़लस्तीन में ज़ियोनिस्ट लॉबी को एक आसानी ये मिली यहूदियों को निकाल कर यूरोप से फ़लस्तीन बसाने में कि पूरी यूरोप यहूदियों को, ज्यूज़ को अपने यहाँ बसाने पर आमादा नहीं था, सब परेशान थे। अजीब कैरेक्टर इस कौम का है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हर देश ने इनको अपने यहाँ से निकाला, हर देश परेशान हुआ, इन्होंने हर देश को जाकर लूटा, हर देश के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा किया। आर्यन नस्ल का एक मिजाज होता है। हम भी तो इस मुल्क में क्या देख रहे हैं, अपने मुल्क में यही तो देख रहे हैं। यहाँ भी तो वही जो आर्यंस हैं, ब्राह्मण्स, और ये बात तो आप शायद आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि साबित हो चुका है साइंटिफिकली कि ज्यूज़ का और ब्राह्मण्स का डीएनए एक है, वही कैरेक्टर, वही मिजाज, नमक हरामी का, धोखा देने का, लूट खसोट का। यूरोप वाले इनसे तंग थे और इनको निकालना चाहते थे कि ये यहाँ से जाएं किसी तरह। अब जब हेर्ज़ल की क़यादत में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासल में, या बासले कहिए उसको, क्या प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाएगा, पहली ज़ियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस 27 अगस्त 1897, 19वीं शताब्दी के बिल्कुल आखिर में जब ये कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर हेर्ज़ल ने, तो उस वक्त फ़लस्तीन ही पर नज़र पड़ी कि यहूदियों को या एक ज़ियोनिस्ट स्टेट जो बनाना है, ये फ़लस्तीन में बनाना है। उस वक्त ये खाली मकसद बताया गया कि सारे दुनिया के यहूदी मिलकर दुनिया के किसी हिस्से में एक ऐसी रियासत स्टेट बनाने की कोशिश करें जहाँ पर ज्यूइश रिलीजन के मुताबिक हुकूमत का काम चलाया जाए। अब इसमें कहाँ बनाया जाए, तो साइप्रस पर भी नज़र पड़ी, मगर ग्रीक्स लोगों की ज़बरदस्त मुखालफत के वजह से इसे छोड़ दिया गया। फिर तजवीज़ हुई कि जो ईस्टर्न अफ्रीका में केनिया है, वहाँ उस जगह पर बसाया जाए। तो ये तजवीज़ भी शुरू में मान ली गई, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने और जो इन्फ्लुएंशियल ज्यूज़ थे यूरोप में,
उन्होंने इसे किसी और कई मसलहतों की बिना पर रद्द कर दिया। ये मैं बाद में शायद कहूँ कि ये तो खुदा का प्लान था कि इनको आकर फ़लस्तीन में ही बसना है, और कुरान में इसकी तरफ साफ साफ इशारा किया गया कि पूरी दुनिया को इनसे छुटकारा मिलेगा तब जब दुनिया भर से ये आकर इकट्ठा होंगे फ़लस्तीन में, और वहाँ ज़बरदस्त इंसाफ वाला गिरोह खड़ा होगा, इंसाफ के लिए जान देने वाला, बहादुर, बाहिम्मत, कमिटेड, डेडिकेटेड, और फिर उसके ज़रिए से इनके गुरूर को तोड़ा जाएगा और इनके वजूद से इस दुनिया को पाक किया जाएगा। तो कीनिया वाला भी आए, जो सजेशन था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मिस्र के सहराए सीना या वादी सीना में, सेनाई में, वहाँ भी के बारे में भी एक राय आई, मगर मिस्र की उस वक्त की हुकूमत ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्य की और इम्पेरियलिज्म की दरअसल ये पूरी साजिश के तहत ये तय हुआ कि यूरोप से इन यहूदियों को भेजा जाए फ़लस्तीन के होमलैंड में। उस वक्त का जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उस दौर का, उसने, जो ख़ुद जीव था, यहूदी था, उसने अपनी डायरी में ये तक लिखा है कि इंडिया में हम अपनी हिफाजत मिस्र में मोर्चा बनाए बगैर नहीं कर सकते। यानी अरब दुनिया को भी ब्रिटिश साम्राज्य के तसल्लुत में लिया जाए, इसके बगैर इंडिया में जो हमारा साम्राज्य चल रहा है वो बाकी नहीं रहेगा। उधर स्विस कैनाल भी खुल गई थी, तो उसकी वजह से फ़लस्तीन और उसके आसपास का इलाका बहुत अहम हो गया था, और जो पश्चिमी ताकतें थी वो चाहती थी कि पूरा कंट्रोल उनका स्विस कैनाल पर रहे। बहरहाल इन मुख्तलिफ वजहों से ब्रिटिश सरकार ने ज़ियोनिज़्म की, ज़ियोनिस्ट लॉबी की बहुत सपोर्ट किया उनको। यहाँ तक कि ब्रिटिश जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस थे, उन्होंने अपने बैंकों के ख़जाने उन ज़ियोनिस्ट जो कोलोनाइज़र थे, सरमायादार थे, उनके लिए खोल दिए, ताकि वो पैसे की मदद से फ़लस्तीनियों की जो खेती की ज़मीनें थी, फ़लस्तीन का पूरा खेती पर निर्भर करता है, तो बहुत शानदार वहाँ ज़मीन है, तो उन ज़मीनों को ख़रीद कर वहाँ पर अपने जाकर बसना शुरू करें। इस बीच में ज़ियोनिस्ट लीडर्स ने ओटोमन एम्पायर, जो उस्मानी खिलाफत थी, उसके जो हुक्मरान थे, रूलर थे उस वक्त के सुल्तान अब्दुल हमीद, उनकी बहुत खुशामद की, बड़े लालच दिए कि आपका सारा कर्जा हम अदा कर देंगे, अलग से आपको पर्सनल गिफ्ट भी हम देंगे, हज़ारों लाखों पाउंड का, और सरकारी ख़जाने में भी हम पैसा जमा कर देंगे, लेकिन आप हमको फ़लस्तीन में बसने की इजाज़त दे दीजिए। इसलिए कि उस वक्त फ़लस्तीन उस्मानी खिलाफत के ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि मैं हर ख़तरा मोल लेने को तैयार हूँ, मगर ये करप्शन, ये बेईमानी किसी कीमत पर मैं नहीं करूँगा। और इसी के नतीजे में उस्मानी खिलाफत का तख्ता उल्टा गया। किसी मौके पर ये सारी बातें भी आनी चाहिए। मैं बहुत दिन से ये बात सोचता रहा हूँ कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के कैडर को जो ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, उसमें बहुत से इंटरनेशनल जो हालात हैं उनसे भी उनको वाकिफ़ कराना चाहिए। इसलिए कि एक देश की जो सियासत होती है वो इंटरनेशनल सियासत से जुड़ी हुई होती है। जो पहली आलमी जंग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 20वीं सदी के दूसरी दहाई में हुई थी, 1914 से शुरू हुई थी,
उस मौके पर रूस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वहाँ से आने वाले कुछ ज्यूज़ ने अपनी कुछ आबादियाँ कायम कर ली थी। याद रखें कि रूस भी उस वक्त जिस सिस्टम के में जकड़ा हुआ था, वो पूरी तरह ज़ियोनिस्ट लॉबी ने उस रूस के गवर्नमेंट पर और रूलर्स पर कब्ज़ा कर लिया था। तो अगर आप देखें तो पहली आलमी जंग से लेकर दूसरी आलमी जंग तक ज़्यादा से ज़्यादा 2% गोया जो ज़मीन थी फ़लस्तीन पर, उसमें यहूदियों का कब्ज़ा हो गया था। कुल आबादी फ़लस्तीनियों की 7 लाख थी और इन यहूदियों की 50,000 से भी कम थी। और उन 50,000 यहूदियों में से भी बहुत से ऐसे थे जो पुराने ज़माने से फ़लस्तीन में रहते थे और उन्होंने कभी भी कोई मुतालबा नहीं किया था। बहुत प्यार से, प्रेम से सब मुसलमान, ये ज्यूज़, ये क्रिश्चियंस मिले जुले मोहब्बत के साथ रहते थे। यानी 1918 तक एक यहूदी स्टेट बनाने का ख्वाब देखने वालों की कुल तादाद शायद 2% से ज़्यादा नहीं थी। और इनको ये ख्याल भी शायद नहीं रहा होगा कि हमारी यहाँ पर स्टेट कायम हो जाएगी और हम यहाँ के लोगों को निकाल बाहर करेंगे। अब पहली जो जंग थी, पहली आलमी जंग, उसके दौरान अंग्रेज़ों ने कई तरह के हरबे इस्तेमाल किए। एक शख्स था, एक किरदार था कर्नल लॉरेंस का, बहुत ही ख़तरनाक किरदार अदा किया था उसने। ब्रिटिश एजेंट था वो, शानदार अरबी बोलता था, बिल्कुल अरबों की तरह रहता था और उसने अरबों को और उस्मानी तुर्कों को आपस में लड़ा दिया। और ये बेवकूफ़ी, हिमाकत थी अरबों की, शॉर्ट साइटेडनेस था। अरब लोग उस्मानी तुर्कों से लड़ रहे थे और उनको फ़लस्तीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे और उनको ख़बर नहीं थी अरबों को कि दरअसल हम ये काम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं जो लोग, वो दरअसल ज़ियोनिस्ट स्टेट के लिए राह हमवार कर रहे हैं। तो अरबों को तुर्कों से लड़ाकर तुर्कों को फ़लस्तीन से बेदखल करके मकसद था फ़लस्तीन में यहूदियों के, ज़ियोनिस्ट लोगों के आने का रास्ता खोलना। अब अरबों से 2 तरह की धोखाधड़ी की गई। एक तो ये कि अरब मुल्कों को वादे के मुताबिक आज़ाद करने के बजाय उन्हें बरतानिया और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। फ़लस्तीन और इराक़ ये बरतानिया वालों के कब्ज़े में आए, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आए, और शाम, सीरिया और लिबनन ये फ्रेंच लोगों के कब्ज़े में आए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात ये हुई कि 2 नवंबर सन 1917 को ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर लॉर्ड बेल्फोर ने, जो ज़ियोनिस्ट लीडर था और एक ब्रिटिश इंग्लैंड के बहुत बड़े बैंक का मालिक था, लॉर्ड रॉथशील्ड, उसको एक सरकारी ख़त लिखा इस बेल्फोर ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने, और उस ख़त में ये लिखा कि मुझे बादशाह मुअज़्ज़म की तरफ से ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के लिए हमदर्दी और हिमायत का ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। और आप ये जानकर खुश होंगे कि बादशाह मुअज़्ज़म की हुकूमत फ़लस्तीन में ज्यूज़ के लिए एक होमलैंड, कौमी घर बनाने की तजवीज़ का खैर मकदम कर रही है और ये यकीन दिला रही है कि वो इस मकसद को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।
इसी ऐलान को बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है और यही ऐलान है जो मौजूदा पूरी क्राइसिस की जड़ बुनियाद है। यहीं से फ़लस्तीनियों की मुसीबत का दौर शुरू होता है और उसके बाद फ़लस्तीन की तारीख़ में हमको ब्रिटिश साम्राज्य की मक्कारियों, शातिराना चालों और अरबों पर जुल्म और जबर की एक ज़बरदस्त और भयानक तारीख़ देखने को मिलती है। हमारे देश की आज़ादी से पहले 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक मज़मून में जो मॉडर्न रिव्यू में छपा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि बेल्फोर डिक्लेरेशन अरबों के साथ बरतानिया की गद्दारी की सबसे बड़ी मिसाल है। अभी जो फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया तो ये एक मैंडेट की हैसियत थी, यानी आर्जी तौर पर बरतानिया देख रेख करेगा। लीग ऑफ नेशंस उस वक्त चलती थी, यूनाइटेड नेशंस तो कायम नहीं हुई थी, उसने खुद ये कब्ज़ा बरतानिया को दे दिया था। अब फ़लस्तीन में बरतानिया की जो पॉलिसी थी, उस खुद लॉर्ड बेल्फोर की जो पर्सनल डायरी है, उसमें लिखा हुआ मिलता है। और ये जो बात, ये नोट जो लिखा है बेल्फोर ने, ये 19 अक्टूबर 1918 का है और ये डायरी छपी थी 1933 में। उसमें उसने लिखा है कि पैलेस्टाइन में हम लोकल आबादी की राय मालूम करने या उनसे मशवरा लेने की कतअन कोई ज़रूरत नहीं समझते। हमारे लिए जो ज़ियोनिस्ट तहरीक है वो उन 7 लाख अरबों से ज़्यादा अहम है जो इस सरज़मीन पर सदियों से आबाद है। आगे इसी तहरीर में बेल्फोर ने यह भी लिखा है बड़ी बेशर्मी के साथ कि फ़लस्तीन में इत्तेहादियों ने कभी कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जो हकीकत पर मबनी हो, जो सच्चाई पर खड़ा हो और जिसे वो बाद में तोड़ने का इरादा न रखते हो। यानी हमने जो कुछ अब तक इससे पहले कहा है वो सब हमने कोई पूरा करने के लिए नहीं कहा था। बहरहाल फ़लस्तीन पर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि वहाँ मकसद ही अंग्रेज़ों की हुकूमत के आने का यहूदी एक ज़ियोनिस्ट स्टेट के कायम करना था। चुनांचे मैं इसका सबूत देता हूँ। ऐसे कितने ही कायदे और कानून लागू कर दिए गए जिनकी बिना पर अरब अवाम हुकूमती या सरकारी ओहदों पर नहीं जा सकते थे। सब जो हाई रैंकिंग पोस्ट थी उन पर अंग्रेज़ होते थे या ज्यूज़ होते थे। बिल्कुल आप हमारे देश की तरह समझिए इसको कि अंग्रेज़ों ने क्या खेल खेला हमारे देश को। हमारे देश पर कब्ज़ा करके इस एतबार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया कि जाते जाते ब्राह्मण के हवाले करके चले जाएं इस देश को, और जो दूसरे लोग हैं मूल निवासी, उनको इस देश का शासन प्रशासन चलाने का कोई मौका न मिले। यूरोपियन यहूदी, उन्हीं को ज़्यादा हुकूमत के ओहदे दिए गए। उनको इनकरेज किया गया कि वो यूरोप से निकल कर आकर फ़लस्तीन में आबाद हो। और एक ख़ास बात, जिन यहूदियों को बाहर से यूरोप से बुलाया गया, उनमें इसका भी ख्याल रखा गया कि वो लोग ज़्यादातर वो लोग हों जिनका बैकग्राउंड मिलिट्री, आर्मी का या पुलिस का हो। और जो लोग ऐसे आ गए जो इस बैकग्राउंड के नहीं थे, उनको हमेशा पहले फ़ौजी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इन लोगों जो यहूदी बसाए जाते थे, वो लोकल अरबों से ज़मीनें छीनने लगे और छीन कर वो कब्ज़ा करने लगे। जो अरब लोकल किसान थे उनका टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया
पैदावार का 35% उनको टैक्स देना पड़ता था। और जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें सरकारी तौर पर नीलाम कर दी जाती थी। 1934 तक अरब जो प्रॉपर्टी थी उन पर टैक्सों की शरह 1918 के मुकाबले में 4 गुनी बढ़ चुकी थी। इसके बिल्कुल खिलाफ, शायद आपको यकीन भी ना आए कि जो कॉलोनाइजर्स थे यूरोपियन और अमेरिकी ज्यूज़, उनको ज़मीनें बहुत बड़ी बड़े सैकड़ों एकड़ 50 एकड़ ज़मीनें या तो बिल्कुल मुफ्त दे दी जाती थीं या बिल्कुल बराए नाम किराए पर लीज पर दी जाती थी और अरब किसानों को तबाह कर दिया जाता था। आप जोड़ते रहिएगा जो कुछ हमारे देश में पहले से होता रहा है और जो अब फार्मर्स के साथ किया जा रहा है। यहूदियों को तो इसका भी मौका दिया जाता था कि वो अपना जो सामान है वो लीगली स्मगल करके टैक्सों की अदायगी से बच जाएं, लीगली स्मगल। और बहुत से सामान उनको बगैर किसी टैक्स के लाने की इजाज़त दी जाती थी। अरबों को किसी किस्म का हथियार रखने के ख़िलाफ़ कानून बना दिया गया। कोई मामूली सा चाकू किसी के पास निकल आता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। 1918 से लेकर 1947 तक 10,000 से ज़्यादा अरब लोग इन ब्रिटिश हुक्काम के हाथों मारे जा चुके थे और 167 लोगों को, जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिलते हैं उसके मुताबिक, फांसी पे चढ़ा दिया गया। और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया कि जो ज्यूज़ आबाद हो रहे हैं इनके पास भरपूर हथियार हों और इनको कभी खेल के अखाड़े, कभी स्काउट ट्रेनिंग, इनकी आड़ में अरबों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी गई। बल्कि सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर उनको एक नीम फ़ौजी किस्म की तंजीम भी बनाने की इजाज़त दे दी गई और कभी अकेले, कभी अरबों के यूरोपियनों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत अरब इलाक़ों में कत्ल और खून का बाज़ार गर्म किया। 20 अरब गांव मरियामेट कर दिए गए। इस तरह की बड़ी लंबी दास्तान है। मैं कहाँ तक आपको जुल्म की पूरी कहानी सुना, बहुत लंबी दास्तान और बहुत खुरेज, बहुत ही अलमंगेज़ दास्तान है। 30 साल से कम ज़माने में 3% से भी कम यहूदी 3/4 से भी ज़्यादा बड़े हिस्से पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो गए। मूल निवासियों को पीछे ढकेल दिया, मूल निवासियों को मार दिया, मूल निवासियों को से जेलों को भर दिया और सब कुछ पर कब्ज़ा कर लिया इन आक्रमणकारियों ने। और इन आक्रमणकारियों को अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, हॉलैंड की तरफ से, फ्रांस की तरफ से बहुत भारी इमदाद मिलती थी। 1948 तक सालाना औसत $2 करोड़ से भी ज़्यादा इमदाद मिलती थी। खुद बेन गुरियन, जो दरअसल इसराइल का फाउंडर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी वही था, उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि हमें सालाना तकरीबन $2 करोड़ की इमदाद मिलती है। इस इमदाद के ज़रिए उनको खूब हथियार दिए गए और न जाने और क्या क्या किया गया। अब यहूदी आबादी का तनासुब 1947 तक 32% हो गया और ज़मीनें 6% उनके कब्ज़े में चली गईं। ज़ियोनिस्ट तहरीक 1948 तक तकरीबन 6.5 लाख यहूदियों को
फ़लस्तीन में लाकर बसाने में कामयाब हुई। ये कोई ऑस्ट्रेलिया से आए, कुछ जर्मनी से आए, कुछ अमेरिका से आए, कुछ ब्रिटेन से आए, कुछ जहाँ जहाँ यहूदी थे, पोलैंड से आए, ईस्टर्न यूरोप से आए, वेस्टर्न यूरोप से आए, वहाँ उनके लिए ज़मीन तंग की उन लोगों ने और यहाँ के लिए रास्ते खोल दिए। तो उनसे खुद छुटकारा भी पाया, एक तीर से उन्होंने कई शिकार किए और यहाँ ये खंजर अरबों के सीने में घोंप दिया। ये जो 6 लाख यहूदी थे ना, इनमें 5.5 लाख से ज़्यादा यहूदी अमेरिकन और यूरोपियन थे। ये विदेशी लोग हैं, इनका वहाँ से ताल्लुक़ नहीं है। इधर क्या हो रहा था कि उधर यहूदी, हिटलर ने जर्मनी में जो यहूदियों पर ज़बरदस्त जुल्म ज़्यादती की, कत्ल आम किया, उसकी वजह से दुनिया भर के आम लोग बेचारे वो हिटलर के सताए हुए यहूदियों से हमदर्दी पैदा हो गई थी और ये नेचुरल बात है। इसी दौरान फ़लस्तीन में यहूदियों को बाकायदा एक उनकी दहशतगर्द तंजीम बनाई गई। उसका नाम था हागाना, HAGANAH। एक फ़ौज से इसको बना दिया गया। अब हिटलर के ख़िलाफ़ जो जंगी तैयारियां यहूदियों ने जर्मनी में की थी, उसकी वजह से उनके पास काफ़ी हथियार भी जमा हो गए थे और इधर जो अरब थे उनके पास कुछ भी हथियार नहीं था, तो वो अपने हथियार लेकर यहाँ आते थे। तो ये जो यहूदियों को बसाने का जो यूरोपियन अमेरिकन पूरा एक प्लान था, उसमें एक और इजाफ़ा इसका हुआ कि अमेरिका में ख़ास तौर पर अमेरिकी अखबारों, मीडिया, रेडियो टेलीविज़न कंपनियों और ज़िंदगी के दूसरे और डिपार्टमेंट पर भी ज्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ छा गए। 11 मई 1942 वो तारीख़ है, नोट करिएगा। 11 मई 1942 वो तारीख़ है जिस तारीख़ में न्यूयॉर्क में ज़ियोनिस्ट मूवमेंट की एक वर्ल्ड कांग्रेस में ये ऐलान किया गया कि अब से हमारी मूवमेंट का एक ही मकसद होगा और वो ये कि फ़लस्तीन से अरब बाशिंदों को निकाल कर वहाँ पर एक ज्यूइश स्टेट, एक यहूदी राज कायम किया जाए, जिसको हम तरह हमारे मुल्क में ब्राह्मण राष्ट्र कायम करने की कोशिश की जा रही, वहाँ उसी तरह बिल्कुल एक ज्यूइश राष्ट्र कायम करने की कोशिश की जा रही। उसके दौर से ये हालत हो गई कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो दोनों कैंडिडेट अपने इंतखाबी प्रोग्राम में और अपने मकासद और अज़ाइम में सबसे पहले उनको ये लिखना पड़ता है कि हम ज़ियोनिस्ट स्टेट की, ज्यूइश स्टेट के कायम करने में पूरी तरह मदद करेंगे। अब कहने को तो वो लोग ह्यूमन राइट्स के बड़े मुहाफ़िज़ हैं, बहुत नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं इससे लोकल अरब आबादी, जो असली आबादी है, जो मूल निवासी लोग हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कदर बुरी तरह हर्ट होंगे। बहरहाल दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, अमेरिका, बरतानिया और रूस भी, वो बिल्कुल उनका गठबंधन बन गया और उन्होंने बड़ी तरकीब के साथ स्टेप बाय स्टेप फ़लस्तीन के बदन में, जिस्म में यहूदियों का जहर बुझा खंजर बुरी तरह घोंप दिया। एक कमीशन भेजा 1946 में ब्रिटिश और अमेरिकन सरकार ने मिलजुल कर, और इस कमीशन ने सिफारिश की कि यहूदी जो लोग हैं, ज़ियोनिस्ट लोग, उन पर फ़लस्तीन के दरवाज़े गैर मशरूत बिला किसी शर्त के खोल दिए जाएं और 1 लाख यहूदियों को फ़लस्तीन में दाखिल होने की फ़ौरन इजाज़त दी जाए, ताकि सदर ट्रूमैन का वो मुतालबा पूरा हो सके जो उसने अगस्त 1945 में
ब्रिटिश सरकार से किया था। 1946 के आखिर में ब्रिटिश सरकार ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में, इसको ध्यान से सुनिएगा, अरबों में जो तजवीज़ पेश की अरबों ने, उसे किसी भी बहस मुबाहिसे और गौर के बग़ैर रिजेक्ट कर दिया गया। कई तजवीज़ें अरबों ने पेश की, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। अब आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार ने यूएनओ में इस मसले को रखा और यूएनओ की जनरल एक काउंसिल, जनरल असेंबली का इजलास बुलाया गया मई 1947 में। उस इजलास में 11 मुल्कों का एक कमीशन फ़लस्तीन भेजने का फ़ैसला किया गया। इस कमीशन के 8 मेंबरों में से एक के सिवा सभी अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। इस कमीशन के 8 मेंबरों ने फ़लस्तीन की 2 हिस्सों में तकसीम की सिफारिश की, यानी 55% हिस्सा यहूदियों को दिया जाए। हालांकि यहूदियों की आबादी बहुत कम थी, और 45% हिस्सा अरबों को दिया जाए, अरब स्टेट बनाई जाए। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि इस कमीशन में हमारा देश भारत भी शामिल। हमारे देश के जो मेंबर थे कमीशन में, उन्होंने ईरान और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर सिफारिश की कि फ़लस्तीन को डिवाइड करने के बजाय एक फेडरल स्टेट बना दिया जाए, लेकिन ये तजवीज़ बिल्कुल नहीं सुनी गई और बिल आखिर वो फ़ैसला हो गया। 29 नवंबर 1947 को फ़लस्तीन को डिवाइड करने का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। और फिर बिल आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 मई 1948 को ऐलान कर दिया कि बरतानिया फ़लस्तीन से अपना कब्ज़ा हटाना शुरू कर देगा और अगस्त 1948 तक हम अपना कब्ज़ा पूरी तरह हटा लेंगे और इसराइल का क़याम हो जाएगा। यह है कहानी इसराइल के क़याम तक की। एक नाजायज़ बच्चे को डिलीवर करा दिया गया, मूल निवासियों को बेदखल कर दिया गया। ये सारा खेल खेला गया और ये मैंने कहानी आपको 1948 तक की सुनाई है। जो शुरू होती है ये कहानी 1897 से और 1948 तक। अब आज के लिए इतना ही। अब आगे इसराइल जब बन गया तो उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक की जो तारीख़ है, मैं इंशाअल्लाह आइंदा बहुत जल्द दूसरी सिटिंग में आप सबके सामने पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान के साथ इस पूरी कहानी को सुनेंगे और हम सबको पूरी दुनिया के मज़लूमों का साथ देना है। और फ़लस्तीन का जो इशू है ये सबसे बड़ा इशू है। इंटरनेशनल सतह पर इतने बड़ा जुल्म दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। हमको चाहिए कि हम उस मसले को भी अपनाएं, उसको ओन करें और पूरी क़ुव्वत के साथ हमारी तमाम मज़लूमों की तहरीकें साफ साफ लफ्ज़ों में इसराइल को अपोज़ करें। उन आक्रमणकारियों को कमज़ोर करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हों, कानून की पाबंदी करते हुए, अपने देश के कानून का पालन करते हुए वो हम करें। उसका एक बहुत आसान रास्ता इज़राइल की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में भी आइंदा सिटिंग में कुछ आपको
ऐसी बात बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ इस्राएली प्रोडक्ट है और हम सबको उसका बाइकआउट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।